हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडरसेट। आज हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। आज पीवाईक्यू का टॉपिक है चार्जेस, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल और कूलाम्स फोर्स। इन तीन टॉपिक से रिलेटेड जितने भी हमारे पीवाईक्यूज है 2019 से लेके 2024 तक के, उनको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास में इसी में क्वेश्चन है रिलेटेड टू द कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। जेई मेन 2019 में ये सवाल आया हुआ है। क्वेश्चन आपको कह रहा है चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड विद इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर। हमने एक स्फीयर लिया है जिसकी रेडियस आर है और इसके अंदर बहुत सारा चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है विद अ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रॉ, और जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रॉ दी है दैट इज इक्वल टू ए अपॉन आर स्क्वायर ई टू द पावर -2r अपॉन ए। दिस इज द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। और जो हमने अभी तक कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं, जितना भी हमने थ्योरी पढ़ी है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में, उससे हमें पता है कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, द फॉर्मूला फॉर दिस इज रॉ इज इक्वल टू डेल्टा क्यू डिवाइड बाय डेल्टा वी। मतलब अगर हम इसको लिखना चाहें टोटल चार्ज की फॉर्म में तो वी कैन सिंपली राइट टोटल चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। ऐसा यूनिट होती है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की कूलाम पर मीटर क्यूब के बराबर। तो दिस इज टोटल चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। अगर हमने एक छोटा सा चार्ज एलिमेंट ले रखा है तो उस वाले केस में वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हो जाती है डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी के बराबर। आगे पढ़ते हैं सवाल को। नाउ द क्वेश्चन इज सेइंग कैपिटल ए और स्मॉल ए यहाँ पे कांस्टेंट है। इफ कैपिटल क्यू इज द टोटल चार्ज ऑफ दिस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो आप रेडियस आर बताओ कितनी होगी। ठीक है, तो ये हमने एक छोटा सा यहाँ पे चार्ज एलिमेंट ले रखा है। इफ आई वॉन्ट द टोटल चार्ज, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, हम सिंपली इसको रॉ डॉट डीवी दिस इज इक्वल टू डी क्यू लिख सकते हैं, और फिर अगर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हम लोगों को टोटल चार्ज मिल जाएगा। तो ये कुछ बेसिक है जिनको फॉलो करेंगे एंड देन वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो इसको सॉल्व करते हैं आगे। हमने लिया अभी अभी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी किसके बराबर, डेल्टा क्यू डिवाइड बाय डेल्टा वी। यहां से अगर मुझे डेल्टा क्यू चाहिए तो वी विल सिंपली राइट रो डॉट डेल्टा वी। अगर टोटल चार्ज चाहिए तो हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, देन वी विल गेट द टोटल चार्ज। जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है उसकी वैल्यू हमें ऑलरेडी दी हुई है, और कितनी वैल्यू दे रखी है, ए अपॉन आर स्क्वायर ई की पावर -2r बाय ए। तो दिस इज ए अपॉन आर स्क्वायर ई टू द पावर -2r अपॉन ए इंटू डीवी। अब देखो, जब तुम इस इंटीग्रेशन को देखोगे तो तुम्हें दिखाई देगा यहाँ पे कि जो वेरिएबल है दैट इज वॉल्यूम, लेकिन वॉल्यूम का तुम्हारे पास यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं है। तो फिर हम इन वैल्यूज को किस रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करें, हमें तो इनको किसी ना किसी रिस्पेक्ट में, वेरिएबल के रिस्पेक्ट में ही इंटीग्रेट करना होता है। तो यहाँ पे वेरिएबल क्या दिख रहा है हमें, आर इज द वेरिएबल जो दिखाई दे रहा है इस क्वेश्चन में। तो मतलब अगर आर वेरिएबल है तो यहाँ पे हम इंटीग्रेशन भी किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, डी आर के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो इस डीवी को हमें कन्वर्ट करना है डी आर की फॉर्म में। कन्वर्जन बहुत ही इजीली किया जा सकता है। वी ऑल नो दैट वॉल्यूम किसके बराबर होता है, एरिया इंटू लेंथ के बराबर। अगर स्फेयर ले रखा है तो स्फेयर का एरिया हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, और लेंथ अगर कोई छोटी सी लेंथ ले तो हम उसे डी आर लिख सकते हैं। तो फ्रॉम हियर वी हैव गॉट डीवी इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर। इस वाली वैल्यू को सिंपली हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, देन वी विल गेट चार्ज क्यू इज इक्वल टू ए अपॉन आर स्क्वायर इंटू ई टू द पावर -2r बाय ए मल्टीप्लाइड बाय 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर। यहां आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया। कैंसिल होने के बाद
ठीक है, अब हम इसको आगे सॉल्व कर रहे हैं, आगे सॉल्व करेंगे तो दिस विल गिव अस q इज इक्वल टू, a को बाहर ले लेते हैं, कांस्टेंट है, देन 4 पाई इज ऑल्सो कांस्टेंट, ये भी बाहर आ जाएगा, हमें इंटीग्रेशन है -2r डिवाइड बाय a. नाउ वी नीड टू नो द लिमिट ऑफ द इंटीग्रेशन, कि आखिर इंटीग्रेशन कहां से कहां तक किया जाएगा. हियर वी आर हैविंग द स्फेयर, तो हम इसका इंटीग्रेशन 0 से लेके कैपिटल R तक कर रहे हैं, जो रेडियस ऑफ द स्फेयर है. ठीक है, अब सॉल्व कर रहे हैं हम इसे. जब सॉल्व करेंगे तो हमें इंटीग्रेशन आना चाहिए. इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, e टू द पावर x ही होता है. लेकिन अगर इसके साथ में कोई वेरिएबल जुड़ा हुआ है और इसका अगर हमें इंटीग्रेशन करना है तो दिस विल बिकम e टू द पावर 2x डिवाइड बाय 2. सो दिस इज हाउ वी इंटीग्रेट सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस. तो यहाँ पे सिमिलरली ऐसा वाला ही हम लोगों को फॉर्मेट दिया है, तो q हो जाएगा 4 पाई कैपिटल A 0 टू R, हमने लिमिट लगानी है, और इंटीग्रेशन हो गया e की पावर -2r डिवाइड बाय A डिवाइड बाय -2 अपॉन A, और इसका इंटीग्रेशन की लिमिट है 0 से R तक. सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को फिर से. इस वाले पार्ट को एक बार अप कर रही हूं मैं. यहां से q आ जाएगा 4 पाई A, इसे हम -2 बाई a को ऊपर लेके जाते हैं तो यहाँ a लिख सकते हैं, डिवाइड बाय 2 कर सकते हैं और माइनस आ जाएगा, तो इसे बाहर ले लिया और आपके पास बच गया e टू द पावर -2r अपॉन a. और अब इसमें लिमिट रखनी है 0 से r तक की. इस 2 को इस 4 को कट कर दो, वी विल गेट q इज इक्वल टू -2 पाई कैपिटल A स्मॉल a, लिमिट लगाएंगे तो -2r अपॉन a माइनस e टू द पावर 0. e की पावर अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 के बराबर होती है, तो हम यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लेंगे सिंस e टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1. तो ये वाली बात हमें पता है, तो ये क्या हो जाएगा, इस वाली पूरी चीज को इधर ले आओ, तो q अपॉन 2 पाई कैपिटल A इंटू A. अब ये माइनस है यहाँ पे, इस माइनस को अगर हम ब्रैकेट के अंदर लेके जाएंगे तो ये e एक्सपोनेंशियल माइनस का हो जाएगा और ये जो 1 वैल्यू है वो प्लस की हो जाएगी. तो दिस विल गिव अस 1 माइनस e टू द पावर -2r डिवाइड बाय a. थोड़ा सा रीअरेंजमेंट करते हैं, e की वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं और q को हम राइट हैंड साइड में लेके चले जाते हैं. जब ऐसा करेंगे तो दिस विल गिव अस e टू द पावर 2r अपॉन a, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस q अपॉन 2 पाई a इंटू a. हमें यहाँ पे r की वैल्यू चाहिए, जो कैपिटल R है उसकी वैल्यू. कैपिटल R की वैल्यू के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, अब इस एक्सपोनेंशियल को हटाना पड़ेगा. और एक्सपोनेंशियल कैसे हटेगा, अगर हम लॉग ले लेते हैं दोनों तरफ तो एक्सपोनेंशियल हट जाएगा. तो अब हम इसका लॉग लेते हैं, दोनों तरफ लॉग ले लेंगे, देन इट विल गिव अस 2r अपॉन a, दिस इज इक्वल टू लॉग 1 माइनस q अपॉन 2 पाई a इंटू a. ठीक है, ये आ गया और यहां से r आपको मिल जाएगा, ये माइनस का है तो माइनस a बाई 2 लॉग 1 माइनस q अपॉन 2 पाई कैपिटल A इंटू a. दिस विल बी द आंसर. ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें क्या देखने को मिला कि यहाँ पे मैथमेटिकल पार्ट बहुत सारा है और जो फिजिक्स का कॉन्सेप्चुअल पार्ट है वो काफी कम है. तो आपको बहुत सारे सवाल ऐसे भी मिलेंगे जहां पे मैथ्स बहुत ज्यादा करनी रहेगी और जो फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है वो काफी कम लग रहा होगा. तो ये एक 2019 का सवाल था. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. दिस इज ऑल्सो फ्रॉम द जेईई मेन 2019 ओनली. इस सवाल में आपके पास में 3 चार्ज दिए हुए हैं. 3 चार्जेस हैं, प्लस q, स्मॉल q एंड देन अगेन प्लस q आर प्लेस्ड रेस्पेक्टिवली एट डिस्टेंस 0. ये वाला रखा हुआ है 0 0 पे, ये है d/2 एंड 0 पे, एंड दिस इज केप्ट एट d एंड 0.
on the x-axis if the net force experienced by plus q kept at origin is 0. ये वाला जो चार्ज है इसके ऊपर जो नेट फोर्स लग रहा है वो कितना है, दैट इज इक्वल टू 0. तो उस वाले केस में बताओ कि स्मॉल q की वैल्यू क्या होगी. तो ये बहुत ही आसान सा सवाल है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का हम यूज करेंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे. कैसे किया जाएगा ये देखो. अब कैपिटल Q पे फोर्स कौन लगा रहा है, एक तो ये वाला स्मॉल q फोर्स लगा रहा है, दोनों ही पॉजिटिव पोलैरिटी के हैं, तो ये इसको क्या करेगा, रिपेल, तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा. अब ये जो कैपिटल Q है ये भी पॉजिटिव पोलैरिटी का है, तो ये भी इसके ऊपर रिपल्सिव फोर्स लगाएगा और इसका डायरेक्शन भी इधर की तरफ हो जाएगा. तो इन शॉर्ट जो लेफ्ट राइट हैंड साइड है हमारे, उधर की साइड में क्या हो रहा है, टोटल नेट फोर्स लग रहा है और ये नेट फोर्स किसके बराबर है, दिस इज इक्वल टू 0. तो इसको कैलकुलेट करते हैं. पहले छोटे वाले Q की वजह से फोर्स कितना लगेगा, K कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइड बाय दोनों के बीच का डिस्टेंस, दोनों के बीच में d/2 डिस्टेंस है, प्लस कैपिटल Q की वजह से K कैपिटल Q डिवाइड बाय दोनों का डिस्टेंस, दैट इज इक्वल टू d स्क्वायर. दिस शुड बी इक्वल टू 0. ये हमारे पास में 0 होना चाहिए, तब जाके इक्विलिब्रियम की कंडीशन मिलेगी. ठीक है. अब जब ये किया है तो तुम देखो Q को कॉमन ले सकते हैं, K को कॉमन ले सकते हैं, दोनों को कॉमन लेंगे, फिर इधर की साइड में 0 है तो वो 0 हो जाएगा. अब क्या बचा आपके पास में, बच गया Q अपॉन 4Q अपॉन d स्क्वायर प्लस Q अपॉन d स्क्वायर. दिस इज इक्वल टू 0. इसका मतलब 4Q प्लस Q इज इक्वल टू 0 बच गया हमारे पास. ये डिनोमिनेटर दोनों का सेम है तो हम 4Q प्लस Q डिवाइड बाई d स्क्वायर कर सकते हैं. अब जो डिवाइड बाई d स्क्वायर है वो इधर आके 0 हो जाएगा, इसलिए उसको लिखा नहीं है. तो यहां से हमें 4Q की जो वैल्यू मिली दैट इज इक्वल टू कैपिटल Q. ये कैपिटल Q मिला और स्मॉल q किसके बराबर आ जाएगा, कैपिटल Q बाय 4 नेगेटिव का. तो हमारा आंसर हो गया D, कैपिटल Q बाय 4 नेगेटिव. दिस इज द आंसर. तो ऐसे वाले सवाल तो बहुत इजी हैं, इनको तो हम बहुत इजीली कर सकते हैं. कुछ ही क्वेश्चंस होंगे जिनका डिफिकल्टी लेवल थोड़ा हाई होता है. अगेन वी हैव द 2019 क्वेश्चन ओनली, जेई मेंस में ही पूछा गया है. क्वेश्चन कह रहा है a positive point charge is released from rest. अब जैसे जैसे तुम ये लैंग्वेज को रीड करते हुए जाओ वैसे वैसे उनसे रिलेटेड जो टर्मिनोलॉजी है उसको लिखते हुए जाना. जैसे अगर किसी भी चीज को हम लिखते हैं रिलीज फ्रॉम रेस्ट, तो वहां पे बहुत ही ऑटोमेटिकली हमारे दिमाग में आता है कि इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0 के बराबर, क्योंकि उसको रेस्ट से रिलीज किया है. एट अ डिस्टेंस r0 फ्रॉम ए पॉजिटिव लाइन चार्ज. हमारे पास में एक कोई पॉजिटिव लाइन चार्ज है. अब ये कितनी लेंथ का है, क्या है, वो हमें नहीं दे रखा, तो इसका मतलब लेंथ नहीं बताई, तो हम मान सकते हैं कि ये इनफाइनाइट लेंथ का पॉइंट चार्ज यहाँ पे प्रेजेंट है और इसकी यूनिफॉर्म डेंसिटी है. हमें बताना है, क्या बताना है, हमें स्पीड ऑफ पॉइंट चार्ज बतानी है. तो देखो पहले पूरा कॉन्सेप्ट समझना. कॉन्सेप्ट कैसे समझेंगे, हमने कहा कि हमारे पास में एक लाइन चार्ज है, ये लाइन चार्ज है, इसके ऊपर बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है. जब हम कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे थे, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे थे, तो हमने केस देखा था कि अगर फाइनाइट लेंथ की कोई भी वायर होता है उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है उसका एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेते हैं, दैट इज इक्वल टू k लैम्डा बाई डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2. पैरेलल कंपोनेंट होता है k लैम्डा बाई डी कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1. फिर अगर इनफाइनाइट लेंथ का वायर है तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है 2k लैम्डा बाय डी. अगर सेमी फाइनाइट लेंथ का वायर है तो हमें k लैम्डा बाय डी वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है. अगर मैं इस वाले केस को देखूं तो इस केस में हमें इनफाइनाइट लेंथ का वायर मिला. इनफाइनाइट लेंथ का वायर है, इसका मतलब यहाँ पे जो यहाँ Q0 प्रेजेंट है, इस Q0 के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा वो किसके बराबर होगा, that will be equal to k lambda by d. अब d क्या होता है, the perpendicular distance from the point. यहाँ पे जो perpendicular distance from the point दे रखी है क्वेश्चन में, that is equal to r0. तो हम d को क्या लिखेंगे, we will write down r0. ये इतना कॉन्सेप्ट आ गया. अब बात क्या आई
कि जो ये वाला चार्ज है वो तो पॉजिटिव है और ये जो टेस्ट चार्ज है वो नेगेटिव है। अब अगर एक तरफ हमें पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, एक तरफ एक कोई नेगेटिव चार्ज रखा है, इसका मतलब दोनों के बीच में क्या रहेगा, दोनों के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा। इस अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से क्या होगा, जब हम इस चार्ज को यहां से ऐसे छोड़ देंगे, रिलीज कर देंगे, तो उसके ऊपर ये कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अपनी तरफ एक फोर्स लगाएगा, अपनी तरफ फोर्स लगाएगा, तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में आना चाहेगा और उसकी वजह से उसका सिंपल हार्मोनिक मोशन यहाँ पे होने लग जाता है। तो यहाँ पे एग्जैक्टली क्या हो रहा है, यहाँ पे उसका मोशन हो रहा है। ठीक है, अब जब मोशन हो रहा है इसका मतलब कोई फोर्स लग रहा है, फोर्स की वजह से मोशन होता है, मोशन में मतलब एक्सलरेशन, एक्सलरेशन है इसका मतलब वेलोसिटी भी होगी। एक फोर्स तो ये ma वाला ले लिया हमने ड्यू टू द मोशन ऑफ द चार्ज, लेकिन एक पॉजिटिव चार्ज का कंटिन्यूएशन में डिस्ट्रीब्यूशन, एक नेगेटिव चार्ज, तो क्या यहाँ पे F इज इक्वल टू QE फोर्स भी लगेगा, QE फोर्स भी लगेगा क्योंकि टेस्ट चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, तो F इज इक्वल टू QE तो लगना ही है। अब F इज इक्वल टू ये जो माइनस QE है इसकी वैल्यू क्या आएगी वो देखते हैं हम। इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को, देन वी विल गेट ma इज इक्वल टू माइनस क्यू इंटू ई। अब जो E है, E किसके बराबर है, E इज इक्वल टू 2k लैम्डा बाय आर नॉट। अब ये वाला E तुम KQ अपॉन आर स्क्वायर मत करना, KQ अपॉन आर स्क्वायर इसलिए नहीं करना क्योंकि वो फॉर्मूला होता है पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का। यहाँ पे हमें कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, इनफाइनाइट लेंथ का वायर दे रखा है, तो हम अकॉर्डिंगली यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे और वो फॉर्मूला क्या होगा, 2k लैम्डा बाय आर नॉट के बराबर होगा। अगर मैं यहां से एक्सीलरेशन लूं तो एक्सीलरेशन हो जाएगा माइनस का q इंटू 2k लैम्डा डिवाइड बाय m इंटू आर नॉट। अब जो ये एक्सीलरेशन है, हमें तो वेलोसिटी पूछी है, वी हैव बीन आस्क्ड द स्पीड ऑफ द पॉइंट चार्ज, स्पीड कह दो या वेलोसिटी कह दो, मतलब हमें इस एक्सीलरेशन को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, वेलोसिटी में। अब जब हम क्लास 11th में थे और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन करते थे तो वहां पे हमने क्या पढ़ा था, हमने कहा था एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब हम इसको dx से मल्टीप्लाई कर देते थे और dx से डिवाइड कर रहे हैं, दोनों को थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं तो dv बाई dx इंटू dx बाय dt, मतलब जो नीचे वाला dx है इसको इधर ले आए और dt को इधर लेके चले गए, तो ये क्या मिल गया, dx अपॉन dt वेलोसिटी के बराबर, और ये आ गया हमारे पास में dv बाय dx के बराबर। x मतलब जो भी डिस्टेंस है, हमने यहाँ पे x क्या ले रखा है, r के बराबर, तो इसलिए ये x की जगह हम क्या लिख देंगे, x की जगह हम लिख देंगे इसको v इंटू dv बाय dr। दिस शुड बी इक्वल टू 2k लैम्डा इंटू क्यू डिवाइड बाय m r नॉट। ये हमारे पास में अभी तक रिलेशन आया जो भी ये पर्टिकुलर टेस्ट चार्ज है उसके लिए। इसको एक बार दूसरे नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं, v डॉट dv बाई dr दिस इज इक्वल टू 2k लैम्डा क्यू नॉट डिवाइड बाय m r नॉट। ये r को इधर की तरफ लेके चले जाओ तो ये हो गया v इंटू dv दिस इज इक्वल टू 2k लैम्डा क्यू नॉट डिवाइड बाय m r नॉट इंटू dr। अब यहाँ पे dv है, यहाँ पे dr है, तो इसका मतलब इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन में लिमिट क्या लगेगी, इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी। यहाँ पे लिमिट लगेगी कहां से, r नॉट से हम कहां जा रहे हैं, किसी डिस्टेंस r पे जा रहे हैं, तो दिस विल बी द लिमिट। सॉल्व करते हैं, इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे x की पावर n वाला, तो दिस विल गिव अस व्हाट, x की पावर n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1, तो ये आ जाएगा v स्क्वायर बाय 2 और लिमिट लगेगी स्मॉल u से कैपिटल U तक। आगे चलते हैं, यहाँ 2k लैम्डा क्यू नॉट डिवाइड बाय m, ये तो कांस्टेंट है, हमें इंटीग्रेट करना है 1 अपॉन आर नॉट को विद रिस्पेक्ट टू r, और 1 अपॉन x इंटू dx इसका इंटीग्रेशन होता है log x के बराबर। यहाँ 1 अपॉन r इंटू dr दिया है तो इंटीग्रेशन हो जाएगा log r के बराबर।
तो दिस विल बिकम 2k lambda q naught divide by m. दिस विल गिव अस log r. हम इसकी लिमिट लगा देते हैं r नॉट से r तक. सॉल्व करते हैं, इधर भी लिमिट लगा देंगे तो इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो है हमारी, तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो है तो v स्क्वायर माइनस 2 माइनस 0 आ गया, तो हमें लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ मिल गया v स्क्वायर बाय 2. दिस शुड बी इक्वल टू 2k लैम्डा q नॉट डिवाइड बाय m. अब यहां लिमिट लगाएंगे तो ये क्या आएगा, log r माइनस log r नॉट. log a माइनस log b, इसका फॉर्मूला होता है log a अपॉन log b. तो इस वाली चीज को भी हम सॉल्व कर लेते हैं. चलो, तो हम इसे सॉल्व कर रहे हैं, तो दिस विल बिकम v स्क्वायर बाय 2. दिस इज इक्वल टू 2k लैम्डा q नॉट डिवाइड बाय m log r अपॉन r नॉट. ये हमारे पास आ गया. इफ आई वॉन्ट v स्क्वायर, तो v स्क्वायर हो जाएगा 4k लैम्डा q नॉट अपॉन m log r अपॉन r नॉट के बराबर. और सिर्फ वेलोसिटी चाहिए तो हम इसका रूट कर देंगे, वी विल गेट द वेलोसिटी. तो दिस इज हाउ वी विल सॉल्व इट. हो गया ये सॉल्व, बस यही वेलोसिटी आनी है. ऑप्शंस में हमें ये वाली टर्म को कैसे लिखा हुआ है, इस टर्म को लिखा है v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ln r बाय r नॉट का रूट. ऐसा इसलिए लिया है क्योंकि देखो 4k लैम्डा q नॉट बाय m ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, इसका मतलब वेलोसिटी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, log r बाय r नॉट के बराबर है. ओके, तो दिस वाज द थर्ड क्वेश्चन जो आज हमने डिस्कस किया. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ये 2021 जेई मेंस का सवाल है. क्वेश्चन कह रहा है टू पार्टिकल्स A एंड B हैविंग चार्जेस 20 माइक्रोकूलम एंड -5 माइक्रोकूलम आर हेल्ड फिक्स्ड विद द सेपरेशन ऑफ 5 सेंटीमीटर. हमें एक 20 माइक्रोकूलम का चार्ज दिया है और दूसरा -5 माइक्रोकूलम का चार्ज यहां दिया हुआ है, और दोनों 5 सेंटीमीटर की दूरी पे फिक्स रखे हुए हैं. With the separation of 5 centimeter, at what position a third charged particle should be placed so that it does not experience a net electric force? मतलब अब हमें यहाँ पे तीसरा चार्ज कहाँ रखना चाहिए जहां कोई भी नेट इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस ना हो, मतलब इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ जाए. तो तुम देखो, जब मैंने तुम्हें इक्विलिब्रियम पढ़ाया था तो बोला था कि अगर कोई भी दो पॉजिटिव चार्ज है तो उन दोनों का इक्विलिब्रियम उन दोनों को मिलाने वाली लाइन के बीच में आएगा. अगर कोई भी दो नेगेटिव चार्ज है तो इन दोनों का स्टेबल इक्विलिब्रियम भी इन बिटवीन द टू लाइंस आएगा. अब अगर इनका मैग्नीट्यूड अलग अलग हो गया, जो भी चार्जेस लिए हैं, तो उस हिसाब से ये जो वैल्यू है वो इधर उधर शिफ्ट हो जाती है, बट रहती दोनों चार्जेस के बीच में ही है अगर दोनों चार्जेस की पोलैरिटी सेम है. अब तीसरा चार्ज हम पॉजिटिव भी रख सकते हैं, नेगेटिव भी रख सकते हैं, लेकिन अगर दो चार्जेस की पोलैरिटी सेम है तो वो तीसरा चार्ज हमेशा कहां पे स्टेबल इक्विलिब्रियम में आएगा, इन दोनों चार्जेस के बीच में आएगा. अब बात आती है, हमने जो अभी केस लिया, अभी वाले केस में आपको जब मैंने स्टेबल इक्विलिब्रियम पढ़ाया तो उस टाइम बताया कि अगर दो अलग अलग पोलैरिटी के चार्जेस हैं और एक चार्ज है तुम्हारे पास में 20 माइक्रोकूलम का और दूसरा वाला है -5 माइक्रोकूलम का, इसका मतलब जो इक्विलिब्रियम है वो कहां पे लाई करेगा, छोटे वाले चार्ज की साइड में. मतलब जब भी दो अलग अलग पोलैरिटी के चार्जेस होते हैं तो जो छोटा वाला चार्ज होता है उधर की साइड में हमें स्टेबल इक्विलिब्रियम मिलता है. तो मतलब हमें इधर की साइड में कहीं पे स्टेबल इक्विलिब्रियम मिलेगा. तो अब हम एक बार ऑप्शंस देखते हैं. ये हमें थ्योरी से पता है, मतलब दिस वी ऑल नो फ्रॉम आवर कॉन्सेप्चुअल नॉलेज. अब इसका पहला वाला जो ऑप्शन है वो कह रहा है एट 5 सेंटीमीटर फ्रॉम -5 माइक्रोकूलम ऑन द राइट साइड. मतलब ये जो -5 माइक्रोकूलम है इसके राइट साइड में होना चाहिए. तो बिल्कुल सही है कि इधर ही होना चाहिए, बट एक बार हम बाकी के
ऑप्शंस भी देखते हैं, क्योंकि ये 5 सेंटीमीटर पे होगा या नहीं होगा वो हम लोगों को अभी एक बार देखना है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है एट 5 सेंटीमीटर फ्रॉम 20 माइक्रोकूलम ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। ये वाला तो पॉसिबल ही नहीं है ऑप्शन, तो इसका मतलब जो बी ऑप्शन है वो एलिमिनेट हो गया, क्योंकि बड़े वाले चार्ज की तरफ कभी भी स्टेबल इक्विलिब्रियम नहीं आता। अब हम बात करते हैं सी पॉइंट की। सी पॉइंट कह रहा है -5 माइक्रोकूलम एट 1.25 सेंटीमीटर फ्रॉम माइनस बिटवीन द टू चार्जेस। क्या दोनों चार्ज के बीच में स्टेबल इक्विलिब्रियम आ सकता है क्या? ये वाला भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, दोनों के बीच में नहीं आ सकता। तीसरा ऑप्शन देखते हैं। तीसरा ऑप्शन कह रहा है एट मिड पॉइंट बिटवीन द टू चार्जेस, दोनों चार्जेस के मिड पॉइंट पे, तो मतलब ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। तो इन शॉर्ट हमारी कंसेप्चुअल नॉलेज से बिना हम मैथमेटिक्स करे भी ऐसे वाले क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। हमें पता है स्टेबल इक्विलिब्रियम कब आता है, किस तरीके से चार्जेस बिहेव करते हैं। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन ऑलरेडी एलिमिनेट हो गए और सिर्फ हमें एक ऑप्शन मिला जो इस यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, दिस इज ऑल्सो फ्रॉम जेई मेन्स 2021। क्वेश्चन कह रहा है, ए सर्टेन चार्ज Q इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, स्मॉल q एंड कैपिटल Q माइनस स्मॉल q। मतलब हमारे पास एक कोई चार्ज था जिसको हमने 2 चार्ज में डिवाइड कर दिया कुछ इस तरीके से। हाउ शुड द चार्जेस कैपिटल Q एंड स्मॉल q बी डिवाइडेड सो दैट placed at a certain distance apart experience maximum electrostatic repulsion। मतलब इन दोनों की वैल्यू आपस में कैसी होनी चाहिए कि इन दोनों का जो फोर्स ऑफ रिपल्शन है वो किसके बराबर आए, वो मैक्सिमम आ जाए। अगर ये दोनों चार्ज हैं, दोनों के बीच की डिस्टेंस अगर r है, तो दिस विल बी द फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन द टू चार्जेस। अब देखो ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन ना 3 बार PYQs में आ चुका है। हल्का सा डिफरेंस रहता है लेकिन जो बेसिक है वो इसी ऐसा ही है। तो हमारे पास में यहाँ पे दो अलग एक चार्ज है, उसको डिवाइड कर दिया 2 चार्जेस में और फिर बोला कि बताओ अब इन दोनों की क्या वैल्यू होगी दोनों चार्ज की, ताकि दोनों के बीच में मैक्सिमम फोर्स हो। मैक्सिमम फोर्स मतलब यहाँ पे हमें कंडीशन ऑफ मैक्सिमा अप्लाई करनी होगी। कंडीशन ऑफ मैक्सिमा, मैक्सिमा की कंडीशन कहती है कि अगर तुम फोर्स को डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू चार्ज और उसे 0 के बराबर पुट कर दोगे तो दिस विल गिव यू द मैक्सिमम फोर्स। और यहाँ पे लिखा है कि हमें एक्सपीरियंस कर रहा है मैक्सिमम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो कंडीशन ऑफ मैक्सिमा लगानी है। इस वाले को हम डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट करेंगे तो देखो k कांस्टेंट है, r स्क्वायर भी कांस्टेंट है, तो k अपॉन r स्क्वायर कॉमन ले लिया, d अपॉन dq, ये कितना आ जाएगा, स्मॉल q कैपिटल Q माइनस q स्क्वायर, एंड दिस शुड बी इक्वल टू 0। जब ये 0 के बराबर आ रहा है यहाँ पे तो तुम क्या कर सकते हो, k अपॉन r स्क्वायर को इधर ले जाओ तो ये तो 0 हो गया और हमें कितना बच गया, ये d बाई dq। अगर तुम dq के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करोगे तो सिर्फ कैपिटल Q बच जाएगा, और अगर माइनस क्यू स्क्वायर को डिफरेंशिएट करोगे तो माइनस 2q बचेगा, एंड दिस इज इक्वल टू 0। और यहां से हमें क्या पता चल गया, q किसके बराबर आ गया, 2q के बराबर आ गया। इसका मतलब ऑप्शन 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। ये सवाल इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी पैटर्न पे 3 बार PYQ 3 बार प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन आ चुका है जेई मेंस में, इवन नीट में भी आया हुआ है। नीट में भी हल्का सा चेंज कर देते हैं बट क्वेश्चन का पैटर्न यही है, तो इसलिए आपको ये वाली चीज ध्यान रखनी है। चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, 2 आइडेंटिकल टेनिस बॉल्स ईच हैविंग मास m एंड चार्ज q आर सस्पेंडेड फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट बाय थ्रेड ऑफ लेंथ l। हमारे पास में कोई 2 बॉल है और दोनों को l लेंथ के थ्रेड से हमने बॉल्स को आपस में यहां पे लटका रखा है। व्हाट इज द इक्विलिब्रियम सेपरेशन व्हेन ईच थ्रेड मेक्स एंगल थीटा विद द वर्टिकल। वर्टिकल के साथ में ये कितना एंगल बना रहे हैं, थीटा बना रहे हैं। एंड नाउ यू हैव टू गिव द इक्वेशन ऑफ कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम।
कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में भी इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमें मेनली फाइंड आउट करना है, हम इसे x मान लेते हैं। देखो ये वाली जो कंडीशन है वो मैंने जब तुम्हें थ्योरी पढ़ाई थी, कॉन्सेप्ट्स बताए थे, तब इंपॉर्टेंट मार्क करवा के ये पर्टिकुलर केस बताया था। ये पर्टिकुलर केस जो मैंने थ्योरी में बता रखा है सेम टू सेम उसी तरीके से सॉल्व होगा। करना क्या है हमें, हम किसी भी एक बॉल को कंसीडर करते हैं जो इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम में कब होती है कोई भी चीज, जब उसके ऊपर नेट फोर्स और नेट टॉर्क जीरो होता है। हम यहाँ पे टॉर्क की बात नहीं कर रहे, तो हमें नेट फोर्स क्या लेना है, जीरो। नेट फोर्स इस पर्टिकुलर बॉल पे कब जीरो होगा, जब लेफ्ट हैंड में लगने वाला फोर्स राइट हैंड में लगने वाले फोर्स को बैलेंस कर दे, अपवर्ड डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगने वाले फोर्स को बैलेंस कर दे। तो उस वाली कंडीशन में ये कैसा आएगा, ये इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। इस बॉल पे नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है ड्यू टू द ग्रेविटी, ये भी चार्ज क्यू है, ये भी चार्ज क्यू है, तो इसके ऊपर एक रिपल्सिव फोर्स लगा रहा है दूसरा वाला चार्ज, दैट इज इक्वल टू क्यू ई। अब तुम देखो ये किसी लेंथ एल के थ्रेड से बंधा हुआ है, तो मतलब इसके ऊपर एक टेंशन टी भी लग रही है, लेकिन जो टेंशन टी है वो किसी एंगल पे है। एंगल कैसा, ये वर्टिकल के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा। तो इसका मतलब इसका वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा टी कॉस थीटा और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया टी साइन थीटा। अगर हम इक्विलिब्रियम की कंडीशन की बात करें तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड में टी साइन थीटा शुड बी इक्वल टू राइट हैंड का क्यू ई, एंड अपवर्ड डायरेक्शन का टी कॉस थीटा शुड ऑलवेज बी इक्वल टू द डाउनवर्ड एम जी। ये दोनों आएंगी। अगर इन दोनों को इक्वेशंस को एक दूसरे से डिवाइड कर दें तो t से t कैंसिल हो गया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा किसके बराबर आया, टेन थीटा, एंड टेन थीटा इज इक्वल टू क्यू ई अपॉन एम जी। ये हमारे पास आ गया। अब देखो जब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो हमें टेन थीटा कितना मिला, यहां पे टेन थीटा मिला है, टेन थीटा इज इक्वल टू क्यू ई अपॉन एम जी। इसके अलावा अगर मैं ट्राइंगल को यहां पे कंसीडर करूं तो इस ट्राइंगल को कंसीडर करने पर मुझे क्या मिलता है, इसे x/2 ले लो, यहां पे टेन थीटा की जो वैल्यू मिलती है दैट इज इक्वल टू x अपॉन 2l। ये मैं ऑलरेडी तुम्हें बता चुकी हूं। तो ये ट्राइंगल को कंसीडर करके टेन थीटा हमें क्या मिल जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस वाला कॉन्सेप्ट हम लगाते हैं यहाँ पे, और हम लोगों को मिल गया x अपॉन 2l। दोनों को इक्वेट करते हैं, इक्वेट करेंगे तो x अपॉन 2l किसके बराबर आया, q इंटू ई डिवाइड बाई m इंटू जी के बराबर। हमें x की वैल्यू चाहिए, लेकिन हम इस e को भी पहले यहाँ पे ओपन करेंगे। e को ओपन इसलिए करेंगे क्योंकि तुम देखो ये यहाँ पे फोर्स लग रहा है, फोर्स लग रहा है Q इंटू ई, या फिर फोर्स लग रहा है K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। आर मतलब इन दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस, तो वो एक्स स्क्वायर के बराबर है, इसलिए इस E को यहाँ खोलना जरूरी है। ये क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम Q K Q अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एम जी। ये हमने लिख दिया आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इस एक्स स्क्वायर को इधर ले आते हैं तो दिस विल बिकम एक्स क्यूब, दिस इज इक्वल टू के की जगह 1/4πε0 लिख दो, इंटू क्यू स्क्वायर इंटू ये 2l इधर जाएगा तो 2l मल्टीप्लाइड बाय एम जी। ये हमारे पास में वैल्यू आई। इफ आई वॉन्ट द वैल्यू ऑफ ओनली एक्स, तो सिर्फ x की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्यू स्क्वायर इंटू 2l डिवाइड बाय 4πε0 इंटू एम जी, और इसकी पावर कितनी, 1/3 के बराबर। इस 2 को कैंसिल करें तो यहाँ पे 2πε0 लिख सकते हैं। ऑप्शंस देख लो, ऑप्शंस में क्या है हमारे पास आ गया क्यू स्क्वायर, क्या है आंसर, क्यू स्क्वायर एल अपॉन 2πε0 एम जी, क्यू स्क्वायर एल अपॉन 2πε0 एम जी, और पावर में 1/3। तो द ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन जेई 2021 का क्वेश्चन ले रहे हैं हम यहाँ पे। क्वेश्चन कह रहा है 2 इलेक्ट्रॉन्स ईच आर फिक्स्ड एट अ डिस्टेंस 2d
एक इलेक्ट्रॉन है हमारे पास में, एक ये दूसरा इलेक्ट्रॉन है, और दोनों किसी डिस्टेंस 2d से फिक्स्ड है. अ थर्ड चार्ज प्रोटॉन प्लेस्ड एट द मिड पॉइंट, ये दोनों नेगेटिवली चार्ज्ड है और यहाँ पे बीच में एक प्रोटॉन रखा हुआ है, तो ये डिस्टेंस d हो गई, ये वाली डिस्टेंस भी d हो गई. ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, मतलब प्रोटॉन के ऊपर फोर्स कैसे लगेगा, प्रोटॉन को ये अपनी तरफ खींचेगा, ये भी अपनी तरफ खींचेगा, तो कुछ इस तरीके का डायरेक्शन यहां पे लगेगा. आगे बोल रहा है एट थर्ड चार्ज प्रोटॉन प्लेस्ड एट द मिड पॉइंट इज डिस्प्लेस लाइटली बाय ए डिस्टेंस x. जो हमने यहाँ पे बीच में, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे ये प्रोटॉन है, इस प्रोटॉन को क्या किया, हल्का सा खुद की पोजीशन से डिस्प्लेस कर दिया, मतलब x डिस्टेंस से. और ये जो x की डिस्टेंस है वो बहुत छोटी है इन कंपैरिजन टू d. अब देखो जब मैं डायग्राम बना रही हूं तो मैंने x को काफी बड़ा बनाया है, बाकी जब तुम इस वाले x को कंसीडर करोगे तो तुम देखोगे कि ये x डिस्टेंस जो है वो यहां तक ही कहीं पे ये प्रोटॉन है, तो d के कंपैरिजन में x कैसा है, बहुत छोटा. लेकिन तुम्हें क्लियरली विजिबल नहीं होगा बोर्ड पे अगर मैं इतना छोटा बनाऊंगी तो इसलिए मैं इसे बड़ा बना रही हूं. बट तुम्हें कंडीशन क्या ध्यान रखनी है, जो x है वो कैसा है, दैट इज वेरी वेरी स्मॉल देन द d. d के कंपैरिजन में ये बहुत ही छोटा है. तो ये यहाँ पे प्रोटॉन है. अब तुम देखो प्रोटॉन पे इलेक्ट्रॉन फोर्स किधर की तरफ लगाएगा, फोर्स अपनी तरफ खींचना चाहेगा ये, तो ये फोर्स लगेगा तुम्हारा प्रोटॉन की तरफ इस वाले डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में. अब अगर ये इलेक्ट्रॉन लगा रहा है तो ये भी कोई इसी डायरेक्शन में इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, तो मतलब ये डायरेक्शन क्योंकि किसी एंगल पे आ रहा है तो हमें इसके कंपोनेंट लेने पड़ेंगे. कंपोनेंट्स क्या हो जाएंगे, एक कंपोनेंट ये हॉरिजॉन्टल, इसका भी ये हॉरिजॉन्टल, नीचे की तरफ वर्टिकल. अगर इस एंगल को थीटा माने तो ये एंगल भी थीटा होगा. दिस विल बिकम f1 cos थीटा, दिस इज ऑल्सो f1 cos थीटा. अब f1 क्यों लिया, क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों का मैग्नीट्यूड तो बराबर ही है, तो मैग्नीट्यूड बराबर है मतलब फोर्स भी दोनों कैसे रहेंगे, बराबर. अब एक cos थीटा इधर आ रहा है, दूसरा ऑपोजिट डायरेक्शन में, मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ने तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया. यहां पे बचा कौन सा, बचा हमारे पास में ये वर्टिकल कंपोनेंट दोनों फोर्सेस के, जो किसके बराबर आए, 2f sin थीटा के बराबर. तो मतलब टोटल फोर्स जो लगेगा वो किसके बराबर होगा, दैट विल बी इक्वल टू 2f sin थीटा. ठीक है, आगे एक बार क्वेश्चन पूरा रीड करते हैं, क्या पूछा जा रहा है. अब हमें बोला गया है कि प्रोटॉन विल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन हैविंग एंगुलर फ्रीक्वेंसी. हमें बोला कि जब हमने कोई चार्जेस थे, यहां से प्रोटॉन को हल्का सा ऊपर किया, डिस्प्लेस कर दिया, अब इस पे फोर्स लग रहा है इधर से, तो ये प्रोटॉन क्या होगा, ऐसे एसएचएम करने लग जाएगा. हमें बताना है कि इस प्रोटॉन की एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होगी. तो अब तुम्हें 11th के कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करना है. 11th के कॉन्सेप्ट, यहाँ पे फोर्स कितना आया, 2f sin थीटा के बराबर आया. हमें 11th के कॉन्सेप्ट से पता है कि जब भी एसएचएम होता है तो एसएचएम में फोर्स किसके बराबर, माइनस kx के बराबर. लेकिन हमें तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछी है, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी किसके बराबर आएगी, a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, और ये जो ओमेगा है वो किसके बराबर है, दिस इज इक्वल टू एंगुलर फ्रीक्वेंसी. ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी के बराबर है. तो मतलब हमें क्या करना है, हमें a निकालना है और फिर इस वाली इक्वेशन से कंपेयर कर देना है. अब एक फोर्स तो तुम्हारे पास आया F इज इक्वल टू 2f sin थीटा. अब क्योंकि वो एसएचएम कर रहा है तो उसका मोशन भी है, मोशन है तो F इज इक्वल टू ma का फॉर्मूला भी लगेगा. तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं. ये आ जाएगा F इज इक्वल टू ma, दिस शुड बी इक्वल टू 2f sin थीटा. अब 2 इंटू f किसके बराबर आएगा, यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं वापस से. ये हमारे पास में एक चार्ज इलेक्ट्रॉन का यहाँ है, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ है, ये जो प्रोटॉन है उसका चार्ज यहाँ है, ये चार्ज पे कुछ डायरेक्शन ऐसे लग रहा है. तो रिजल्टेंट जो आया वो हमारे पास में 2f sin थीटा आया.
डिस्टेंसेस देख लेते हैं, ये d डिस्टेंस है और ये x डिस्टेंस है, ठीक है। तो f क्या आ जाएगा, k क्यू स्क्वायर अपॉन दोनों के बीच की डिस्टेंस, दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का रूट होगी। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के हमने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, अब रूट है, रूट का स्क्वायर करेंगे तो रूट तो हट जाएगा और सिर्फ ये वैल्यू बच जाएगी, इनटू साइन थीटा। अब साइन थीटा को क्या हम यहां से परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर एक्स है, हाइपोटेन्यूज कितना है एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का रूट लिख सकते हैं ऐसा। तो साइन थीटा लिखते हैं एक्स अपॉन, अब तुम देखो ये नेगेटिव डायरेक्शन में है, फोर्स किधर है माइनस जे डायरेक्शन में, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ, तो हम यहां पे माइनस का साइन लगाते हैं। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का रूट, ये आया तुम्हारे पास एम ए के बराबर, यहां से ए कितना आ गया -2k क्यू स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू एम। इफ यू कंसीडर और इफ यू कंपेयर इक्वेशन नंबर 2 विद इक्वेशन नंबर 1, तो तुम्हें यहां पे क्या दिखाई दे रहा है, अगर हम इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से कंपेयर करते हैं तो हमें क्या पता चलता है, दोनों को कंपेयर करने पे हमें पता चल रहा है कि ये देखो x आ रहा है, यहां पे ये वाला x है और यहां पे भी ये x है, ये नेगेटिव साइन, ये नेगेटिव साइन, तो मतलब जो बाकी बीच में ये जितनी भी वैल्यू बची क्या वो ओमेगा स्क्वायर के बराबर होगी। अगर हम 1 और 2 को कंपेयर करें तो हमें यहां से ओमेगा स्क्वायर कितना मिल गया, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 2k क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू एम, ये हमारे पास ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आई। अब इसमें भी एक कंडीशन और जुड़ी हुई है, जब हम क्वेश्चन रीड कर रहे हैं तो क्वेश्चन कह रहा है कि जो x है दैट इज वेरी वेरी स्मॉल देन d, तो हमें इस कंडीशन को भी लगाना है। तो जब हमने डाइपोल पढ़े थे तब हमने एक कंडीशन लगाई थी कि x इज वेरी वेरी स्मॉल देन d, तो उस वाले केस में हम क्या करते हैं, x को नेग्लिजिबल मान लेते हैं, x को हटा ही देते हैं। तो हम नीचे से इस x को नेग्लिजिबल मान के हटा देते हैं, तो ओमेगा स्क्वायर कितना आ गया 2k क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय एम डी स्क्वायर की पावर 3/2, तो डी स्क्वायर की पावर 3/2 करेंगे तो वो डी क्यूब के बराबर आ गया, तो हमें मिल गया ये एम डी क्यूब। सिर्फ ओमेगा चाहिए तो यहां से स्क्वायर हटाओ और इस पे रूट लगा दो, दिस विल बी द एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एक बार ऑप्शंस देख लेते हैं क्या लिखे हुए हैं ऑप्शंस। अच्छा, के को भी हमें ओपन करना पड़ेगा तब हमें ऑप्शन मिलेगा, ओमेगा कितना आ जाएगा 2q डिवाइड बाय के की जगह क्या लिख सकते हैं हम 4 एप्सिलॉन नॉट इंटू एम इंटू डी स्क्वायर। अब 2 से ये 4 कैंसिल, तो कितना आ गया q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट m इंटू डी स्क्वायर, नहीं m इंटू डी क्यूब, इसका रूट। अब ऑप्शंस देखते हैं, q अपॉन हमने कुछ गड़बड़ किया है क्या, अच्छा ये क्यू स्क्वायर है, यहाँ पे ये क्यू स्क्वायर है, यहां से हमने यहां तक क्यू स्क्वायर लिखा था, आगे नहीं लिखा, तो हमारे पास ऑप्शन आ गया क्यू स्क्वायर, ये वाला ऑप्शन क्यू स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एम डी क्यूब और फिर पूरी की पावर 1/2 रूट लगा देंगे। तो सी इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ए चार्ज ऑफ 5 माइक्रोकूलम इज टू बी डिवाइडेड इनटू 2, एक 4 माइक्रोकूलम का चार्ज है और उसे हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करना चाह रहे हैं।
the distance between the two divided charges is constant, the magnitude of the divided charges so that the force between them is maximum. देखो ये पहले वाले जैसा ही सवाल आ गया कि हमारे पास में कोई भी दो चार्ज है, उनको दो को एक चार्ज है उसको दो में डिवाइड कर दिया. अब तुम बताओ कि मैक्सिमम फोर्स ऑफ रिपल्शन या मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कब आएगा उन दोनों के बीच. तो उसके लिए क्या करेंगे, एक हमने कहा चार्ज Q है तो दूसरा वाला चार्ज क्या हो जाएगा 4 माइनस Q के बराबर. अब दोनों की डिस्टेंस R कांस्टेंट है तो फोर्स आ गया K Q 4 माइनस Q डिवाइड बाय R स्क्वायर. हमें बोला गया मैक्सिमम फोर्स, जेई 2022 में आया है, पहले भी आ चुका है, अब 22 में फिर से रिपीट हुआ है ये सवाल. ये सवाल मतलब टाइप ऑफ सवाल, कॉन्सेप्ट सेम है लेकिन वैल्यूज को थोड़ा सा डिफर कर दिया है. तो ये हो जाएगा हमारे पास में df अपॉन dq, दिस शुड बी इक्वल टू 0. तो ये आ जाएगा k अपॉन आर स्क्वायर को कॉमन ले लो, d अपॉन dq 4q माइनस q स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 0. तो ये आ जाएगा 4 माइनस 2q, दिस इज इक्वल टू 0. और यहां से हमें q कितना मिल गया 2 माइक्रो कूलाम के बराबर. तो हमें कितना मिलेगा, आंसर विल बी बी, 2 माइक्रो कूलाम एंड 2 माइक्रो कूलाम. स्मॉल q 2 माइक्रो कूलाम आया तो दूसरा कितना आ जाएगा 4 माइनस q मतलब 4 माइनस 2, तो दूसरा वाला चार्ज भी 2 माइक्रो कूलाम के बराबर आएगा. तो ये इस तरीके से हम आंसर लिख देंगे. आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, जेई मेंस 2022. क्वेश्चन कह रहा है टू आइडेंटिकल मेटेलिक स्फीयर ए एंड बी व्हेन प्लेस्ड एट अ सर्टेन डिस्टेंस इन एयर रिपेल ईच अदर विद अ फोर्स ऑफ F. हमारे पास में कोई दो आइडेंटिकल स्फीयर्स हैं, एक को हम A नाम दे रहे हैं, दूसरे का नाम B है, दोनों किसी डिस्टेंस R पे रखे हुए हैं और दोनों के बीच फोर्स कितना है k q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर के बराबर. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. अब क्या किया गया, अनदर आइडेंटिकल अनचार्ज स्फीयर C इज फर्स्ट प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट विद A, देन इन कॉन्टैक्ट विद B एंड फाइनली प्लेस्ड एट मिड पॉइंट बिटवीन स्फीयर A एंड B. तो नया फोर्स बताओ, समझना सवाल को. दो स्फीयर है A एंड B, दोनों पे कोई चार्ज है, मैं मान लेती हूं इस पे चार्ज Q है, इस पे चार्ज Q है, तो दोनों में बीच में ये फोर्स लगेगा. अब हम एक थर्ड अनचार्ज्ड स्फीयर को लेकर आ रहे हैं. अनचार्ज्ड स्फीयर को पहले किससे टच करवाया, A से. जब A से इसे टच करवाएंगे तो A से जैसे ही टच करवाएंगे जो नया चार्ज होगा वो किसके बराबर होगा, A का चार्ज कितना Q, जो C पार्ट है उसका चार्ज कितना है 0, अनचार्ज बोला है इसलिए 0 लेंगे, डिवाइड बाय 2. मतलब अब Q बाय 2 ये चार्ज किस किस का हो गया, A स्फीयर का भी चार्ज है और C स्फीयर का भी चार्ज है, दोनों का चार्ज ये हो गया जब टच हो गए. अब C वाले स्फीयर को A से टच कराने के बाद में अब टच करवा रहे हैं B से, तो जब B से टच करवाएंगे तो नया चार्ज क्या आएगा. अब देखो B का चार्ज है Q और जो C है उसका चार्ज कितना है Q बाय 2 के बराबर, डिवाइड बाय 2, दिस विल गिव अस द न्यू चार्ज. तो ये नया चार्ज कितना आया, नया चार्ज आया 3Q बाय 4. ये चार्ज किस किस का है, ये C का है और ये B का है. ये अब हमारे पास में चार्जेस आ गए. तो नई कंडीशन कैसे बनी, नई कंडीशन बनी ये A स्फीयर, दिस इज C स्फीयर एंड दिस इज B स्फीयर. तो A है, C है और B है, ठीक है. दोनों के बीच में ये वाले का चार्ज कितना है Q बाय 2, यहां पे चार्ज कितना है 3Q बाय 4 और यहां पे भी चार्ज है 3Q बाय 4. ये हमें दिया है. अब हमें बताना है फाइंड आउट द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द स्फीयर C. C के कितना फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है वो बताना है. तो देखो पहले दोनों के बीच की डिस्टेंस थी वो R थी, या फिर हम 2R मान लेते हैं ताकि हमारे लिए इजी हो जाए थोड़ा सा. जब बीच में C रख देंगे तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस अब कितनी हो गई, R के बराबर, क्योंकि मिड पॉइंट पे रखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है मिड पॉइंट बिटवीन स्फीयर A एंड B, तो आधी आधी डिस्टेंस हो जाएगी. जब आधी आधी हो गई तो अब C पे फोर्स कितना लगेगा,
सी पे फोर्स ए वाले स्फीयर की वजह से लगेगा और बी वाले स्फीयर की वजह से, लेकिन इनका डायरेक्शन कैसा होगा वो देखो। डायरेक्शन कैसा होगा, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो मतलब ए वाला सी को क्या करेगा, रिपेल, बी भी सी को क्या करेगा, रिपेल, तो मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन आ रहे हैं दोनों की वजह से फोर्स के। तो जब हम सम करेंगे तो F प्लस माइनस F2 हमें करना रहेगा यहाँ पे। तो पहला फोर्स किसकी वजह से, ए वाले स्फीयर की वजह से सी के ऊपर, तो वो फोर्स आ जाएगा F नेट विल बी इक्वल टू F1 प्लस माइनस F2। अब F1 कितना है, K Q/2 इंटू 3Q/4 डिवाइड बाय R स्क्वायर। अगर इसे सॉल्व करते हैं तो ये आ जाता है 3KQ स्क्वायर अपॉन 8R स्क्वायर। दिस इज व्हाट, दिस इज F1 फोर्स। अब हम F2 फोर्स निकालते हैं, F2 आ जाएगा K, इसका 3Q/4 और ये भी आ गया 3Q/4 डिवाइड बाय R स्क्वायर। जब सॉल्व करेंगे तो दोनों के बीच में कितना आ जाएगा, ये 9KQ स्क्वायर डिवाइड बाय 16R स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 2। तो ये दो फोर्स मिले और दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में। जब दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो हमें F नेट कैसे मिलेगा, F नेट विल बी इक्वल टू F1 प्लस माइनस F2। F1 कितना आया है हमारे पास में, F1 आया है 3/8 KQ स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, माइनस F2 कितना आया है 9/16 KQ स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। हम यहां से 3/8 KQ स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं, तो ये बच जाता है 1 माइनस 3/2 के बराबर। जब इसे सॉल्व करते हैं तो दिस विल गिव अस 3/8 KQ स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर इंटू 2 माइनस 3 डिवाइड बाय 2, तो -1/2 यहां पे आ जाएगा हमारे पास में, 2 माइनस 3 -1/2। ये जो नेगेटिव है वो सिर्फ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इस चीज को ज्यादा गौर नहीं करना है अपने को। दिस हैज गिवन अस 3KQ स्क्वायर डिवाइड बाय 16R स्क्वायर। ये हमारे पास में नया फोर्स F डैश आया, और जो पहला फोर्स था जब दोनों हमने कैसे रख रखे थे, दोनों चार्ज को रख रखा था, टच नहीं करवाया था, तो फोर्स कितना आया था KQ अपॉन 2R का होल स्क्वायर। तो पहले वाला फोर्स कितना है KQ अपॉन 4R स्क्वायर, ये फोर्स है। अगर कंपेयर करें हम इन दोनों फोर्सेस को तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि F डैश इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाय 4 इंटू KQ स्क्वायर डिवाइड बाय 4R स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। और ये KQ स्क्वायर अपॉन 4R स्क्वायर किसके बराबर है, दिस इज इक्वल टू फोर्स F। तो दिस विल बी द न्यू फोर्स, ये आंसर आना चाहिए 3/4 F के बराबर। एक बार आंसर देख लेते हैं, 3/4 F, ऑप्शन बी विल बी द आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखो। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है two identical charge particles each having a mass 10 gram and charge are placed on a horizontal table with a separation of L between them such that they stay in a limited equilibrium। इक्विलिब्रियम में रहने चाहिए दोनों, इस तरीके से दो चार्ज पार्टिकल्स को रखा हुआ है। If the coefficient of friction between each particle and the table is 0.25, find the value of L। जेई मेंस 2022 का ये सवाल है। आज के लेक्चर में हम लोग इतने सवाल करते हैं, अब यहां से हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।